आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से हंटर की तरह देश को चलाया जा रहा है, एक चाबुक की तरह जो है वो देश को चलाया जा रहा है, और अब तक ये होता था कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अब जो है वो सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं रहा। अब जो है वो जो देश के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों से मामला जुड़ चुका है। उनके अधिकार जो है वो छीने जा रहे हैं, और सीधे तौर पर अपनी जो 11-12 साल की जो नाकामियां थी उस पर पर्दा डालने के लिए सरकार की तरफ से सॉफ्ट टारगेट के तौर पर मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी के आपने देखा कि वक्फ बिल जो आया, उसी पर एक नाकामी पर पर्दा डालने के लिए वक्फ बिल को लाया गया, और उसके बाद यूसीसी की भी तैयारी चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे वक्फ बिल जो आया, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो अमेंडमेंट्स किए, और वो चिकनी चुपड़ी बातें हमेशा की तरह कि बहुत फायदा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन लोगों में अब तक इस बात को लेकर यकीन नहीं बन पाया है कि क्या ये बिल वाकई में कुछ फायदे के लिए है या नुकसान के लिए है। प्रोफेसर डॉक्टर आकिल सैयद साहब मेरे साथ में मौजूद है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, कानून के माहिर हैं। वक्फ बिल को लेकर, यूसीसी को लेकर काफी बारीकी से अपनी नजर इन्होंने चीजों पर रखी। तो आकिल सैयद साहब से हम बात करेंगे कि जो वक्फ बिल जो आया है, जो लोकसभा राज्यसभा से पास करवाया गया, उस बिल के आखिरकार असली नुकसानात क्या क्या हैं। सरकार की तरफ से जो चीजें बोली जा रही है वो एक अलग है। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू ने सुबह में कुछ कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने शाम होते होते कुछ और कह दिया। उसको लेकर भी लोगों में काफी कंफ्यूजन है। डॉक्टर आकिल साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि इस दौर में न्यूज तो बहुत होती है, लेकिन किस पर यकीन किया जाए, सच कौन बोल रहा है, ये सबसे बड़ा हमारा सबसे ज्यादा जोर इसी पर रहता है कि हम अपने दर्शकों को सच बताएं। जो कहीं नहीं उनको पता चल पा रहा है वो हमारे प्लेटफॉर्म से पता चले। तो आपने काफी करीबी से वक्फ का जो बिल है उस पर भी आपने काफी अपनी नजर रखी, यूसीसी जो आने वाला उस पर नजर की, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो वक्फ बिल सरकार लेकर आई है और ये कहा गया कि मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए है, मुसलमानों के अच्छे के लिए है, मुस्लिम महिलाओं के अच्छे के लिए है, तो ये जो बातें सरकार की तरफ से रखी गई है इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे देश लाइव पर आज बुलाने के लिए आपका शुक्रिया कुरैशी साहब। जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, मुझे वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो कि 2 दिन पहले लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में पेश किया गया, उनमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती है। मैं ना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, ना ही कोई सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। जो लीगल एज अ लॉ स्टूडेंट, आप प्रोफेशनली में प्रोफेसर हो, पर एज अ लॉ स्टूडेंट जो एक ऑब्जर्वेशन होता है किसी बिल का, किसी एक्ट का जो कि पार्लियामेंट में जा रहा है उसमें जी, तो जिस तरह से उसका नाम दिया गया उम्मीद, विच इज फॉर यूनिफाइड मैनेजमेंट, ये अगेन इट्स अ मिसनोमर। उसमें 4 बड़े थ्रेड्स हैं जो एग्जिस्टिंग वक्फ के लिए होंगे, जिसमें कि सेक्शन 3 बताती है कि हर एग्जिस्टिंग वक्फ को फिर से री रजिस्ट्रेशन करना होगा इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। सारे डॉक्यूमेंट्स वापस देने होंगे, उसके लिए वापस सबमिट करने होंगे, जो कि जो वक्फ बाय यूजर पर एक सवालिया निशान तो है ही है उस पर। उसके अलावा जो बरसों से एग्जिस्टिंग राजा महाराजाओं ने, या तो जिन्होंने वक्फ की हुई है प्रॉपर्टी, जिनके आज वो ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना सिर्फ आम काम नहीं है, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। यानी ये तो फिर ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, अहमदाबाद की जामा मस्जिद, उनको छोड़िए, आपका 4 तोड़ा कब्रिस्तान जो है आलमगीर औरंगजेब साहब ने वक्फ किया है, तो आज उसके लिए डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने किस तारीख को वक्फ किया था, कहाँ उनके दस्तखत है, किस मोड में उनका किया था, उनका फोन नंबर क्या है। ये आप देख लीजिए, अगर आप जुटा पाते हैं तो मुझे कोई गिला नहीं है आपसे, पर ये जो पुराने वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं उनका री रजिस्ट्रेशन करने की जो कवायद है वो हो नहीं पाएगी। और एक जब इसकी मियाद खत्म हो जाएगी, आपको कह दिया जाएगा, वहां बैरिकेड लग जाएगा कि भाई कल तक आप बोल रहे थे वक्त पर, आज चूंकि आप रजिस्टर करने में फेल हो गए, सो यू हैव लॉस्ट योर राइट, और अब ये वक्त नहीं रहा। तो सरकारी जमीन हो जाएगी अब वो किसके हिस्से हो जाएगी, वो इसमें एक्ट साइलेंट है।
पर एटलीस्ट वो चूंकि वो वक्फ साबित करने में, वक्फ एज अ वक्फ रजिस्टर करने में अगर नाकामयाब रहे तो कम से कम वक्फ नहीं रहेगी। अव्वल तो ये आप सरकारी बात कर रहे हैं तो जो सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, ये एक एक्ट ऐसा है कि जिसमें पहली बार आज तक के 75 साल के इंडिपेंडेंस में ऐसा कानून है जिसमें कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया गया। वक्फ बिल असल में एक प्राइवेट बिल है, एक कम्युनिटी से रिलेटेड है, मगर इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया गया है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, जो कि किसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी कहीं डिफाइन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जगह पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे उसको इलाबोरेट किया है। पर यहाँ डिलिबरेटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक वाइड डेफिनेशन के साथ और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। और उसके साथ इस सेक्शन में एडिशन ये की गई कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जो कि गवर्नमेंट के पोजीशन और ओनरशिप की बात नहीं कर रहा है, ऑक्यूपेंसी की बात कर रहा है। कब्जा किया है सरकार ने वक्फी जिन जमीनों पर। हाँ, मतलब वो आप उसको कह सकते हैं। और किन किन जगहों पर कब्जा किया हुआ है वो 1961 की भी लिस्ट बनी हुई है। 1976 में दी देन प्राइम मिनिस्टर ने उसको हर स्टेट गवर्नमेंट को इंक्लूडिंग हर ओन मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था, तो उसमें बकायदा लिस्ट बनी हुई है कि थाउजेंड्स ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के कब्जे में है। बिल्कुल, ये सारी विथ अगेंस्ट द बेसिक लॉ ऑफ प्रिजम्पशन ये सरकारी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और इसका जो डिस्प्यूट है उसका एडजुडिकेशन जो है वो सिर्फ रहेगा एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास। फर्स्ट जो बिल था उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये दिया गया था, फिर उसमें कुछ लोगों ने तरमीम का ये किया, मैंने अभी फाइनल देखा नहीं है, पर किसी सीनियर ऑफिसर को ये जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर से ऊपरी अधिकारी, कलेक्टर से सेक्रेटरीट लेवल का होगा, बट डेफिनेटली वो स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये अगेन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, खुद अपनी ही मैटर में जज होना, ये उसका एक लीगल मैक्सिम भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं यहाँ इसका जिक्र नहीं करूंगा, पर ये इसके अगेंस्ट है कि सरकारी मुलाजिम जो है वो चाहे कलेक्टर हो या सेक्रेटरी हो, वो सरकार के खिलाफ कभी जा नहीं सकता, तो उसका बायस क्या होगा। अच्छा, उसमें उसको जो इंक्वायरी करनी है वो उसी तरह से इंक्वायरी करेगा, क्योंकि सेक्शन 40 जो वक्फ एक्ट 1995 था और उसके बाद 2013 के अमेंडमेंट के साथ उसमें वक्फ बोर्ड को भी ये प्रोसीजर करनी थी, सर्वे कमिश्नर को, पर उनके लिए प्रोसीजर प्रिस्क्राइब की गई थी। यहाँ उसको दे दी गई कि इंक्वायरी एज इट डीम्स फिट, उसको जैसे ठीक लगे वो इंक्वायरी करे, जिस तरह से चाहे इंक्वायरी की प्रोसीजर भी लेट डाउन नहीं किया। और उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद जो उसका ऑब्जर्वेशन है वो उसको किसी को बताना नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी के पास रेवेन्यू के भी रिकॉर्ड है, सत्ता उसको दे दी है कि वो चुपचाप अपने रिकॉर्ड में चेंजेस कर लेगा। गवर्नमेंट को सिर्फ रिपोर्ट करना है कि मैंने इस प्रॉपर्टी को वक्फ में से निकाल दिया है और ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में मैंने ये करेक्शंस कर दिए हैं। ही हैज टू ओनली रिपोर्ट, ही डजंट हैव टू गिव द रीजन्ड जजमेंट फॉर दैट, कि मतलब हाउ ही हैज अराइव्ड टू दैट कंक्लूजन, कैसे उसने किया है, बस उसने कर दिया। तो उसको बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर। तो उसको स्पीकिंग ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ अपना फाइनल जो रिजल्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को बताना है, और स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को इत्तला कर देगी कि इतनी इतनी प्रॉपर्टी हमारे इस अधिकारी ने आपकी लिस्ट से निकाल दी है, अब वक्फ बोर्ड की लिस्ट से भी निकाल दी है। बस ये हो गया, और उस पर कोई अपील का प्रोविजन नहीं है, कोई उसमें रिवीजन ना। ये तो कह रहे हैं कि नहीं हाई कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, अदालतों के मामले में वो क्या चीज है? नहीं, वो ट्रिब्यूनल की बात है, पर वो जहां वक्फ के अलग डिस्प्यूट्स है, यहाँ जो इस पर्टिकुलर प्रोविजन में जो है यही है कि यहाँ पर ये कहा गया, लोगों को ये दिखाया गया कि पहले आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, अब आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये जो बात बता रहे ये बात छुपाई गई इसके अंदर। यहाँ तो कलेक्टर का जो ऑर्डर है फाइनल रहेगा, ये कलेक्टर के ऑर्डर को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे, कलेक्टर ऑर्डर फाइनल ऑर्डर इवन ट्रिब्यूनल में नहीं कर पाएंगे। ये जो पहले ट्रिब्यूनल का था वो अब कलेक्टर को दे दिया गया कि भाई कलेक्टर फाइनल ऑर्डर हो गया। ट्रिब्यूनल का भी और वक्फ बोर्ड का भी सारे पावर एक सिंगल पर्सन एग्जीक्यूटिव को दिए गए, वो चाहे कलेक्टर हो या सेक्रेटरी लेवल का हो। ये पहला जो छुपाया गया, ये सबसे बड़ी बात इसमें निकल के। अच्छा, दूसरा ये वक्फ बाय यूजर, क्योंकि हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या होता है, मोटे मोटे तौर पर क्या मतलब होता है वक्फ बाय यूजर का, और उसको क्या नुकसान है इस बिल से। नहीं, मैं आपको सिंपल एक बात एग्जांपल दूं लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में, जो कि हम बताते हैं। इसमें एक प्रिजम्पशन का कॉन्सेप्ट होता है। एक कपल
किसी सोसाइटी में, फ्लैट में अगर बरसों से एज अ हस्बैंड वाइफ रह रहा है, तो लॉ स्टूडेंट को बताते हैं देन देयर इज अ प्रिजम्पशन, देन दे आर द हस्बैंड एंड वाइफ, ये मान लिया जाता है, ये प्रिजम्पशन है। तो वक्फ बाय यूजर का भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पर है कि कोई एक प्रॉपर्टी वक्फ की तरह से यूज हो रही है कुछ सालों से, या तो किसी एक प्रेमाइसिस का, किसी तरह के भजन कीर्तन के लिए, किसी भी भक्ति के लिए कोई यूज भी किया वक्फ की गया है। प्रॉपर्टी को अगर यूज कर रहा मैं है, सिर्फ वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं। कोई भी एक जगह है, 7 साल तक आपने यूज नहीं किया, उस रास्ते को भी अगर किसी ने, लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि पिछले 7 साल से ये इसी इस्तेमाल में हो रहा है, यूजर की बात कर रहा हूं। अच्छा। तो ये उसी पर्पस के लिए है। आप कहेंगे मेरा खाली प्लॉट था, लोग जा रहे थे, उसी का हो जाएगा, वो उस पर्पस के लिए हो जाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉ का, प्रिजम्पशन का, कि ये इस तरह से लॉ ऑफ एविडेंस में, तो इसमें अभी क्या और पहले क्या था तो इसमें? अब इसी तरह से इसी का प्रोटेक्शन मिला हुआ था वक्फ प्रॉपर्टी को, कि जो प्रॉपर्टी बरसों से यूज हो रही है वो वक्फ फॉर द मानी पर्पस, जाएगी हमेशा। वो वक्फ के लिए मानी जाएगी। ये कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं था बाय लेकिन अब यूजर जो है का। वो वक्त नहीं मानी जाएगी, अब वक्त by नहीं user मानी का जाएगी। यानी कि बेसिक लॉ ऑफ एविडेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट जाकर के 10-12 साल जिसने कब्जा किया है वो मालिक बन जाएगा, वो अब मालिक बन जाएगा। उसी के ऊपर। एंक्रोचर जो है वो उसको मालिक मतलब बन जाएगा। लिमिटेशन का भी प्रोविजन इसमें से यानी निकाल वक्त दिया की जमीन पर कोई भी अतिक्रमण करके मालिक बन सकता है। हाँ। सरकारी जमीन पर आप 60 साल से भी रह रहे हैं तो आप उसके मालिक नहीं मालिक हो, आप अतिक्रमणकारी जी, नहीं जी, हो। जी। हाँ हाँ। तो ये जो आपने बताया वक्फ यूजर का मामला और ये जो चीजें, अब जिस तरीके से कल अचानक खबर आई कि कांग्रेस की तरफ से, AIMIM की तरफ से, SDPI की तरफ से वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, जी। तो क्या कुछ उम्मीद वहां से लगती है? क्योंकि ये कहा गया कि जो अधिकार है, अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है, मुसलमानों के जो अधिकार है, उसका हनन किया जा रहा है इस बिल के तहत। बिल्कुल, अपरेंटली ये जो एक्ट है कितना एंटी मुस्लिम है, कितना एंटी इस्लामिक है, ये अलग बहस है। पर जैसे मैंने कहा, एज अ लॉ स्टूडेंट मैं बात करूं, सो इट इज अगेंस्ट द सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो। आर्टिकल 25 और 26 सुप्रीम कोर्ट ने काफी जजमेंट्स में, और शरीर मठ का जो केस है वो तो हिंदू मठ का एक केस है, जिसमें के सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया है कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये सेक्युलर एक्टिविटी नहीं है, और कोई भी कानून उसको कर्टेल नहीं कर सकता है। जब वो religious वो आर्टिकल 25, 26 का है। मैं अपने गुजरात की बात करूं, प्राणलाल पन्नालाल या पन्नालाल प्राणलाल, मुझे याद नहीं अभी आ रहा है, उसमें ये दाहोद की एक मैटर है जिसमें कि चैरिटी कमिश्नर ने अपना ऑब्जर्वर वहां कर दिया, एंड द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे उसको रूल आउट कर दिया, रद्द कर दिया कि एनी रिलीजियस एक्टिविटी कैन नॉट बी सुपरवाइज्ड और गिवन अवे टू द सेक्युलर एजेंसी। हाँ, क्योंकि जो धार्मिक है उसको आप धार्मिक क्यों करें, आप जबरदस्ती उसमें जाके तो इसे घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी खुल के बिल्कुल। अच्छा, दूसरा इसमें ये कहा गया इस बिल के अंदर, किरण रिजिजू ने सुबह में कहा कि भाई इसमें जो है वो नॉन मुस्लिम मेंबर भी शामिल किए जाएंगे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने शाम में कहा कि नहीं कोई नॉन मुस्लिम होगा ही नहीं इसके अंदर। तो एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि ये क्या चीज है। मुसलमानों में भी इस चीज को लेकर काफी परेशानी है कि भाई ये क्या, मुसलमानों के इसके अंदर जैसा आप बता रहे हैं कि जो धार्मिक है उसको धार्मिक ही रखना चाहिए, रिलीजियस वो नहीं करना चाहिए। तो ये क्या चीज है? किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं, अमित शाह कुछ कह रहे हैं, तो ये हकीकत क्या है? गैर मुस्लिम क्या इसमें होंगे, हिंदू इसमें होंगे, या हिंदू इसमें नहीं होंगे? होंगे तो कहाँ होंगे? देखिए, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं हाउसेज में, वो किस पर्पस से, किस दृष्टिकोण से कहते हैं मैं उसमें नहीं कहूंगा। पर फिर से गोइंग बैक टू द ब्लैक एंड व्हाइट लेटर्स इन व्हाट इज बीन मेंशन, इसमें साफ लिखा है कि 2 नॉन मुस्लिम होंगे। दैट सिंपली इंडिकेट्स कि मिनिमम 2 नहीं होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और वो कैसे होंगे? 2 तो नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इसमें अलग अलग वक्फ काउंसिल की बात करें तो उसमें 4, और वक्फ बोर्ड में 2 मेंबर नॉन मुस्लिम बोर्ड में भी, और हाँ, उसमें 2 नॉन मुस्लिम तो होंगे। इससे जायद उसमें एक रिटायर्ड जज होंगे। अब रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, एज द केस में भी, स्टेट वक्फ बोर्ड नहीं, वो रिटायर्ड जज होंगे। ओके, उसकी क्वालिफिकेशन है सिर्फ रिटायर्ड जज होंगे। वो रिटायर्ड जज मुस्लिम भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। अगर नॉन मुस्लिम रिटायर्ड जज नहीं मिलेंगे तो वो
नॉन मुस्लिम होंगे। इसी तरह से एक लॉ का एक्सपर्ट होगा, लीगल एक्सपर्ट। आपने मुझे बुला लिया लॉ के प्रोफेसर में, ऐसे तो गुजरात में बहुत सारे प्रोफेसर हैं, किसी भी प्रोफेसर को जिसने मुस्लिम लॉ पढ़ा है उसको उसमें शामिल कर दिया जाएगा, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो हो सकता है। 4 अलग अलग फील्ड के एक पर्सन, ऐसा पर्सन ऑफ एमिनेंस जो कि मेडिकल फील्ड में हो या आर्किटेक्चर में हो या सोशल वर्क में हो या फिर इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट हो गया या फिर अकाउंट एंड फाइनेंस में हो, इस तरह के एक एक एक्सपर्ट लिए जाएंगे। लेकिन इसमें ये डिफाइन नहीं किया गया कि ये हिंदू होंगे मुस्लिम होंगे, ये कोई भी हो सकता है। तो ये 4 एक्सपर्ट जो हैं वो भी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। इसका मतलब 4 ही और दूसरे 2 रहने 6 सीधे सीधे हिंदू हो। एक एडवोकेट होगा, वो एडवोकेट ऑफ एमिनेंस होगा, जिसकी बहुत ख्याति है। ख्याति होना और एक्सपर्टाइज होना अलग बात होती है। तो इसमें जो ख्याति प्राप्त वकील वो भी नॉन मुस्लिम हो सकता है। तो ये सब को कलेक्टिव अगर टोटल आप करें तो वक्फ बोर्ड में 7 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो सकते हैं और वक्फ काउंसिल में 9 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। उनके लिए पूरा उसमें स्पेस है। और जो महिलाओं के लिए कहा गया कि हम लोग मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिला रहे हैं, तो जो 2 मुस्लिम महिलाओं का कहा गया, तो क्या वो 2 मुस्लिम महिलाएं होगी या वो भी कोई भी महिलाएं हो सकती है? उसमें क्या है? वो उसमें 2 महिलाओं की बात की गई है। मुस्लिम की बात की गई है, उसमें भी डिफाइन नहीं किया इसी तरीके से। उसमें मेंशन किया है 2 मुस्लिम महिला होंगी, मगर ये कोई नया प्रोविजन नहीं है। इससे पहले कांग्रेस ने 2 से ज्यादा का करा था, 2013 में भी था और कांग्रेस ने भी कोई एहसान नहीं किया। ये इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है दैट इवन मुस्लिम लेडी कैन बी केयरटेकर ऑफ खानका। ये तो शरीयत ने औरतों को अधिकार दिया हुआ, लेकिन मोदी ये दिखा रहे हमने और ये प्रिवी काउंसिल ने इसको हेल्ड किया है। आजादी से पहले प्रिवी काउंसिल ने अपने जजमेंट्स में इसको अपहेल्ड किया है। यानी जो अधिकार मुसलमान औरतों को शरीयत ने दिए, ये साहब दिखा रहे हैं कि नहीं हमने दिए ये अधिकार, हमने मुसलमान औरतों को अधिकार। मैं तो कहूंगा आजादी से पहले ये मुस्लिम महिलाओं को अधिकार प्राप्त था। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में लगता है आपको कुछ उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से अपरेंटली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इसमें, तो अल्लाह की जात से सबसे पहले उम्मीद है। और दूसरे नंबर पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि वो इस चीज के जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी को रिमूव करेंगे और इस तरह की जितनी भी चीजें करके इसको कम्युनिटी को और वक्त के बेटरमेंट के लिए जो है उस तरह का ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।